2014 में मिस्र के पूर्व पुरावशेष मंत्री और पुरातत्वविद जाही हास पर मिस्र की प्राचीन चीजें चुराने का आरोप लगा। उन चीजों की लिस्ट में जो इस मशहूर इजिप्टोलॉजिस्ट ने चुराई होंगी, सबसे अजीब चीज कॉप्स के पिरामिड से मिले पुराने तांबे के तार थे, जिसे गीजा का ग्रेट पिरामिड भी कहा जाता है। सच में यह बहुत अजीब है कि ऐसे समय में जब बिजली की खोज भी नहीं हुई थी, इस पिरामिड में पहले से ही तार थे। इससे भी अजीब बात यह है कि किसी ने उन तारों को चुराने का फैसला किया, जैसे कि पुरातत्वविद जनता से कुछ छिपाना चाहता था। कुछ इतिहासकार यह नहीं मानते कि कॉप्स का पिरामिड किसी मिस्र के फिरौन की कब्र है। एक थ्योरी यह भी है कि इसे किसी और भी पुरानी सभ्यता ने बनाया था, और एलोन मस्क ने एक बार अपने ट्विटर पर एक सनसनीखेज बयान दिया था कि उनके अनुसार पिरामिड असल में एलियंस ने बनाए थे। उसी समय ग्रेट पिरामिड में इतनी अजीब चीजें मिली कि आप शायद किसी भी बात पर विश्वास कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि इसे किसने बनाया, बल्कि यह इमारत असल में क्या थी। तो ग्रेट पिरामिड वैसा क्यों नहीं है जैसा हमने शुरू में सोचा था? ऐसा माना जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड लगभग 20 सालों में बनाया गया था। इसमें 2 मिलियन से ज्यादा पत्थर के ब्लॉक और कई तरह की सामग्री लगी, जिन्हें न सिर्फ 20,000 मजदूरों ने कंस्ट्रक्शन साइट पर निकाला, बल्कि दूर से भी लाया। दूसरे पिरामिडों की तरह यह सच में कब्र जैसा नहीं दिखता, लेकिन जब आप मिस्र के सबसे लोकप्रिय शहरों में से एक गीजा में छुट्टी पर जाते हैं, तो गाइड आपको कुछ और ही बताएगा। उसी समय ग्रेट पिरामिड के इतिहास से जुड़ी कई बारीकियां आपके शक को बढ़ा सकती हैं। उदाहरण के लिए, यह तथ्य कि पिरामिड पहले सफेद हुआ करता था। इजिप्टोलॉजिस्ट का दावा है कि पॉलिश की हुई सफेद चूना पत्थर की दीवारों के कारण पिरामिड सूरज की रोशनी में अपनी सुंदरता और भव्यता से सचमुच चमकता था। लेकिन सबसे रोमांचक बात यह है कि पिरामिडियन नामक संरचना का ऊपरी हिस्सा कभी सोने से ढका हुआ था, ताकि सूरज की किरणों को भी खूबसूरती से दिखाया जा सके। इस तरह पिरामिड बहुत चमकदार था और दिखाता था कि इसमें एक अमीर फिरौन को दफनाया गया था। समय के साथ पिरामिड की सफेद दीवारें चोरी हो गईं, जबकि लुटेरे सोने के पिरामिडियन के साथ भाग गए। लेकिन हमारे समय में भी यह कब्र अपने आकार से चौंकाने वाली है। इस तथ्य के बावजूद कि गाइड के अनुसार ग्रेट पिरामिड अब भी पूरी तरह से बना भी नहीं है। अब संरचना थोड़ी धंस गई है और इसकी ऊंचाई सिर्फ 130 मीटर से थोड़ी ज्यादा है। लेकिन बनाने से पहले, एफिल टॉवर से पहले, ग्रेट पिरामिड को दुनिया की सबसे ऊंची इमारत माना जाता था, और उस समय इसकी ऊंचाई 139 मीटर थी, जो लगभग 70 ऊंटों के एक के ऊपर एक खड़े होने के बराबर है। पिरामिड का वजन 10 मिलियन ऊंटों जितना है। यह सब इसलिए क्योंकि बनाने वालों ने अविश्वसनीय रूप से भारी ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया था। दिलचस्प बात यह है कि पिरामिड के उत्तर पश्चिम में सकारा का सरम एक प्राचीन मिस्र का मंदिर है, जहां उसी सामग्री से बने सुंदर गहनों वाले 20 विशाल ताबूत हैं, जिनमें से हर एक का वजन 20 हाथियों जितना है। मिस्र के विशेषज्ञों का मानना है कि ये ताबूत फिरौन के कीमती बैलों के लिए ताबूत के रूप में इस्तेमाल होते थे। उन्हें ग्रेट पिरामिड के एक कमरे में होना चाहिए था, लेकिन जाहिर है वे सुरंगों में फिट नहीं हुए, इसलिए उन्हें एक अलग कमरे में रखा गया। अगर आम मवेशियों को इतने बड़े पैमाने पर दफनाया गया था, तो मिस्र के शासक की कब्र अविश्वसनीय दिखनी चाहिए। टूर पर आप पिरामिड के अंदर जाने के लिए बेचैन होंगे, फिरौन के साथ दफनाए गए अनसोचे खजानों को देखेंगे, प्राचीन कलाकृतियों की तस्वीरें लेंगे और गाइड के मुड़ने पर मम्मी को छूने की कोशिश करेंगे। लेकिन अफसोस, आप इनमें से कुछ भी नहीं देखेंगे। फिरौन कॉप्स का शरीर अभी तक नहीं मिला है। हाँ, तथाकथित कब्र में एक बड़ा ग्रेनाइट का बक्सा है, जिसे मिस्र के विशेषज्ञ फिरौन का ताबूत मानते हैं। यह राजा के कक्ष नामक कमरे में स्थित है। हालांकि यह पत्थर का बक्सा दूसरे फिरौन के ताबूतों जैसा नहीं दिखता। क्या कहूं, यह तो बैलों के ताबूतों से भी बदतर है। जब पूछा जाता है कि फिरौन का शव और दफन कक्ष के अवशेष कहां हैं, तो मिस्र के विशेषज्ञों के पास एक और आम जवाब होता है, शायद वे चोरी हो गए थे। पहली नजर में
उस सब में कुछ भी खास नहीं है, फिरौन का मकबरा। लेकिन यहाँ आपको न सिर्फ देखना है बल्कि सुनना भी है। बात यह है कि राजा के चैम्बर में खास एकॉस्टिक्स बने हुए हैं। ये बहुत अजीब है कि बनाने वालों ने ऐसे कमरे के लिए ऐसा इफेक्ट पाने की कोशिश की जहां लाश सदियों तक पड़ी रहेगी, लेकिन इसमें और भी बहुत कुछ है। टूर के दौरान आपको और भी अजीब बातें नजर आएंगी, जैसे कि पिरामिड में ऐसी सुरंगें क्यों हैं जो जमीन के नीचे गहराई तक जाती हैं। उस आदमी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि पिरामिड के नीचे अभी भी ऐसे इलाके हैं जिनकी खोज नहीं हुई है। हाँ, वैज्ञानिकों ने दावा किया कि उन्हें स्ट्रक्चर के निचले हिस्सों में जमीन के नीचे पानी मिला, लेकिन फिर से उन्हें इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिला कि पिरामिड को उनके ऊपर क्यों बनाने का फैसला किया गया। अगली अजीब बात मकबरे के अंदर मिला रहस्यमयी खालीपन है। इसे म्यूआनन रेडियोग्राफ का इस्तेमाल करके खोजा गया था। आसान शब्दों में कहें तो पिरामिड को स्कैन किया गया ताकि पता चल सके कि इसके अभी तक अनजाने हिस्सों में क्या है। इजिप्टोलॉजिस्ट का सुझाव है कि यह खालीपन एक समय निर्माण के दौरान ब्लॉक को ले जाने के लिए रैंप के रूप में काम करता था, और जब मकबरा बन गया तो वे इसे हटाना भूल गए और इसे बुरी तरह से भर दिया। तो ऐसा लगता है कि एक तरफ ग्रेट पिरामिड 20 सालों में बनाया गया था और दूसरी तरफ इसमें कई कमियां रह गईं, जैसे कि बनाने वालों ने सब कुछ जल्दबाजी में किया हो। साथ ही इजिप्टोलॉजिस्ट के अनुसार पिरामिड के अंदर अजीब इफेक्ट गलती से बने थे और किसी विलन ने सभी सबसे जरूरी अवशेष चुरा लिए थे। क्या ऐसा हो सकता है कि इजिप्टोलॉजिस्ट बस नहीं चाहते कि जनता को महान फिरौन कॉप्स के मकबरे के बारे में कुछ बहुत जरूरी बात पता चले? अगर यह पिरामिड एक मकबरा था तो पिरामिड की हर खासियत, जिसे इजिप्टोलॉजिस्ट एक दुर्घटना या संयोग कहते हैं, असल में लॉजिकली समझाई जा सकती है। हाँ, कॉप्स का ग्रेट पिरामिड सच में एक समय पॉलिश किए हुए सफेद चूना पत्थर से ढका हुआ था ताकि स्ट्रक्चर को चिकने बिना किसी कमी वाले किनारे मिले। लेकिन यह सब खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि सूरज की किरणों को शीशे की तरह रिफ्लेक्ट करने के लिए जरूरी था। इससे पिरामिड के अंदर को सूरज की रोशनी से पूरी तरह से अलग करना मुमकिन हो जाता। दिलचस्प बात यह है कि यह डोलोमाइट और ग्रेनाइट से बना है, जो थोड़ा अजीब है। आखिर ग्रेनाइट धरती के सबसे कठोर पत्थरों में से एक है और इसकी प्रोसेसिंग में पिरामिड के पास मिलने वाले चूना पत्थर की प्रोसेसिंग से 10 गुना ज्यादा समय लगता है। ग्रेनाइट को नाव से 800 किलोमीटर दूर एक खदान से लाया गया था। सच में आपको मानना पड़ेगा कि यह मुमकिन नहीं है कि मिस्र के लोग इतनी मुश्किल से ट्रांसपोर्ट होने वाले मटेरियल के साथ इतनी मेहनत करते। एक साधारण मकबरे के लिए इस प्रक्रिया के लिए यह माना जाता है कि ऐसी जटिल सामग्री का चुनाव इसमें क्वार्ट्स और धातु क्रिस्टल की उपस्थिति से उचित है। साथ ही ग्रेनाइट थोड़ी मात्रा में विकिरण उत्सर्जित करता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पी बिजली का एक अच्छा कंडक्टर है, एक चार्ज जो क्रिस्टल का उपयोग करके बनाया जाता है। डोलोमाइट बदले में विद्युत चालकता बढ़ाता है, जबकि पिरामिडॉन पर सोना ऊपर की ओर निर्देशित ऊर्जा के लिए एक प्रवाहकीय मार्ग बना सकता है। इसके अलावा ग्रेट पिरामिड भौगोलिक रूप से एक शक्तिशाली प्राकृतिक जनरेटर के ऊपर स्थित है, अर्थात भूमिगत नदियां और पानी भी एक उत्कृष्ट विद्युत कंडक्टर है। हाँ, आप लंबे समय से समझ गए होंगे कि स्वतंत्र शोधकर्ताओं की ये परिकल्पनाएं किस ओर ले गईं। ग्रेट पिरामिड में फिरौन का कोई शरीर नहीं है, न ही शासक के दफन के लिए कोई कलाकृतियां या अन्य सामान है, क्योंकि यह एक मकबरा नहीं है बल्कि एक प्राचीन बिजली संयंत्र है। इसके अलावा इसे एक ही समय में वायरलेस बिजली उत्पन्न करने और संचारित करने के लिए डिजाइन किया गया है। पिरामिड में और उसके बगल में पाए गए सरकोफेगी आधुनिक बैटरी के एक विशाल प्राचीन प्रोटोटाइप हो सकते हैं। आखिरकार बक्से उसी रेडियोधर्मी सामग्री से बने हैं जैसे पिरामिड की आंतरिक संरचनाएं, और ये सभी अजीब चीजें नहीं हैं जो यह संकेत देती हैं कि मकबरा वास्तव में एक बिजली संयंत्र हो सकता है। पिरामिड के चारों ओर बढ़ी हुई विद्युत चुंबकीय उत्सर्जन पाया गया, जो एक विद्युत तूफान के दौरान होने वाले उत्सर्जन के बराबर था। ऐसा माना जाता है कि इसका स्रोत संरचना के आधार पर आंतरिक कक्षों में हो सकता है। इस मामले में
वांछित बिंदु पर बिजली संचारित करने के लिए आपको केवल तांबे के तारों की आवश्यकता होती है, जिन्हें कथित तौर पर जाही हास ने पिरामिड से चुरा लिया था। ऐसा लगता है कि सब कुछ फिट बैठता है। हालांकि एक बात है, मिस्र के इतिहासकार दावा करते हैं कि पिरामिड अधूरा रह गया था, इसलिए यह संभावना नहीं है कि यह पावर प्लांट के रूप में काम कर सकता था। या मैं गलत हूं? इंग्लिश इंजीनियर क्रिस्टोफर डन ने पिरामिड के कुछ कमरों की छतों में अजीब दरारें देखीं। उनका सुझाव है कि इमारत के अंदर एक विस्फोट हुआ होगा। मिस्र के इतिहासकारों ने हाल ही में ऐसे विकल्प को खारिज कर दिया था, लेकिन हाल ही में वे भी एक संभावित प्राचीन प्रलय के बारे में बात करने लगे हैं, जैसे भूकंप जिसने पिरामिड को नुकसान पहुंचाया। लेकिन आप देखते हैं कि पिरामिड के नीचे के चैम्बर में कोई नुकसान नहीं मिला, जो पृथ्वी के भूकंप के केंद्र के करीब होना चाहिए था। हालांकि राजा के चैम्बर में दीवारें बस उत्तल लगती हैं और आप उनके और फर्श के बीच गैप देख सकते हैं। यह संकेत दे सकता है कि दीवारें पिरामिड के अंदर एक विस्फोट से प्रभावित हुई थीं और तथाकथित फिरौन का सर्कोफेगस आज चॉकलेट ब्राउन रंग का है, न कि असवान ग्रेनाइट का मूल गुलाबी रंग जिससे यह बना था। रंग में बदलाव तेज गर्मी के कारण हो सकता है। पता चलता है कि कई साल पहले चैम्बर में एक शक्तिशाली ऊर्जा आवेग हुआ होगा जिससे विस्फोट हुआ। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि राजा के चैम्बर में विशेष ध्वनि की भी कोई दुर्घटना नहीं है। तथ्य यह है कि इसका उपयोग लंबी दूरी पर ऊर्जा संचारित करने के लिए किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए आप ध्वनिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलने का उपयोग कर सकते हैं। कल्पना करें कि एक ओपेरा गायक अपनी आवाज से एक गिलास तोड़ता है। गायक की ध्वनि तरंगों की आवृत्ति गिलास की अनुनाद आवृत्ति के साथ मेल खाती है और ध्वनिक ऊर्जा गतिज हो जाती है। इस प्रकार बिजली का वायरलेस ट्रांसमिशन ठोस सामग्री के माध्यम से और लंबी दूरी पर भी किया जा सकता है। और ग्रेट पिरामिड का यह रहस्य 19वीं सदी के अंत में एक प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी द्वारा प्रकट किया गया होगा। सर्बियाई अमेरिकी इंजीनियर निकोला टेस्ला ने दावा किया कि वह ग्रह को ही उसके 2 ध्रुवों के साथ असीमित ऊर्जा के एक विशाल विद्युत जनरेटर के रूप में उपयोग कर सकता है। 1905 में इस खबर ने भौतिकविदों के पूरे वैज्ञानिक समुदाय को हैरान कर दिया। टेस्ला की खोजें उस समय के ज्ञान के विपरीत थीं, लेकिन इससे उन्हें बिल्कुल भी नहीं रोका। अंतहीन बिजली के अगले स्रोत के रूप में उन्होंने आयनोस्फीयर, ग्रह के वायुमंडल की ऊपरी परत पर विचार करना शुरू किया। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह सचमुच बिजली से चमकता है, जिसे आसानी से इंटरसेप्ट किया जा सकता है। मामला एक उपयुक्त स्टेशन बनाने और सभी को यह साबित करने के लिए छोटा रहता है कि वह सही था। इस प्रकार उसने टेस्ला के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पिरामिड पर काम करना शुरू किया, जिसे वार्डन क्लिफ टॉवर कहा जाता था। उसके टॉवर का आकार लगभग पिरामिड जैसा था। निकोला टेस्ला ग्रेट पिरामिड से बहुत मोहित थे। ग्रेट पिरामिड ऑफ कॉप्स। बात यह है कि पिरामिड कार्डिनल पॉइंट्स के साथ एकदम सही तरह से अलाइन है। सिर्फ 3 एंगुलर मिनट का फर्क है। आपको यह समझाने के लिए कि यह अलाइनमेंट कितना सटीक है, पेरिस ऑब्जर्वेटरी का जिक्र करना जरूरी है। यह आज की सबसे सटीक संरचना है जो उत्तर की ओर अलाइन है, और यह ट्रू नॉर्थ से 6 एंगुलर मिनट से डेविएटेड है। यह कमाल की बात है क्योंकि पुराने मिस्रवासियों के पास तो कंपास भी नहीं थे। लेकिन यह सबसे चौंकाने वाला इत्तेफाक नहीं है। जब वैज्ञानिकों ने पिरामिड के मुख्य घेरे और उसकी ऊंचाई को मापा और उन आंकड़ों को स्केल किया, तो उन्हें 1 से 43,200 का अनुपात मिला। तो इसमें क्या खास है? बात यह है कि अगर हम पिरामिड की ऊंचाई को इस संख्या से गुणा करते हैं तो हमें अपने ग्रह का पोलर रेडियस मिलता है। ज्यादातर संभावना है कि इतनी ज्यादा सटीकता भी गलती से हासिल नहीं हुई थी। अपनी संरचना, आकार और जगह की वजह से पिरामिड 8.1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेट करने में सक्षम था, और जैसा कि टेस्ला मानते थे, हमारे ग्रह ने भी ऐसा ही किया। कई कैलकुलेशन और खोजों के बाद टेस्ला ने उन नियमों का पालन करते हुए स्टेशन के लिए जगह चुनी जिनके अनुसार ग्रेट पिरामिड बनाया गया था। यह ग्रह की अंडाकार कक्षा और भूमध्य रेखा के अनुपात से निर्देशित था। यह भी जरूरी था कि टावर के नीचे अंडरकरंट हो, जैसा कि ग्रेट पिरामिड के मामले में था।
उन्हें कोलोराडो स्प्रिंग्स के पूर्वी तट पर एक ऐसी ही जगह मिली जहां उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंटल बनाना शुरू किया। पिरामिड जैसे स्टेशन में तांबे के तारों का इस्तेमाल किया गया था और ऊपर एक मेटल कॉइल थी जिससे एक छोटी रेंज का मैग्नेटिक फील्ड बनाना संभव हुआ। साथ ही स्टेशन से बिजली तारों के जरिए नहीं बल्कि आधुनिक वाईफाई की तरह तरंगों के रूप में भेजी जाती थी। सीधे शब्दों में कहें तो टेस्ला एक ट्रांसफॉर्मर जैसा कुछ बनाना चाहते थे जो आयनोस्फीयर में पृथ्वी के रूप में एक कंडक्टिव लेयर के साथ काम करे। लेकिन अगर हम यह भी मान लें कि कॉप्स के ग्रेट पिरामिड ने भी ऐसा ही किया तो उसने अपनी बिजली कहां भेजी? इस सवाल के भी कुछ अनुमान हैं। मिस्र में उन्हें रहस्यमयी ओबेलिस्क मिले जो खुद पिरामिड जैसे विशाल ऊंचे पत्थर थे। वे ग्रेनाइट के बने थे और ऊपर क्वार्ट्ज पत्थरों की वजह से ओबेलिस्क रिसीवर के रूप में काम कर सकते थे। कुल मिलाकर मिस्र वासियों ने 28 ओबेलिस्क बनाए, लेकिन किसी कारण से ऐसे ही पत्थर इस्तांबुल, रोम, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क में भी पाए गए। पता चलता है कि 2600 ईसा पूर्व में ग्रेट पिरामिड एक शक्तिशाली वायरलेस पावर प्लांट के रूप में काम कर सकता था और इसका रहस्य टेस्ला ने आधुनिक वैज्ञानिकों के इसके बारे में बात करने से एक सदी पहले ही उजागर कर दिया था। बस बात यह है कि सबसे शानदार भौतिक विज्ञानी का टॉवर प्रोजेक्ट फेल हो गया। उसी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को हासिल करने के लिए जो टेस्ला के अनुसार कॉप्स के ग्रेट पिरामिड में था, इंजीनियर को उसकी संरचना को जितना हो सके सटीक रूप से दोहराना था। दुर्भाग्य से टेस्ला के पास 20,000 मजदूर या मजदूरी देने और जरूरी सामान खरीदने के लिए काफी पैसा नहीं था। इस और कई अन्य कारणों ने वैज्ञानिकों के काम में बाधा डाली और संरक्षक विज्ञान में वादे के मुताबिक सफलता का इंतजार करते करते थक गए। इसलिए स्पॉन्सरशिप बंद हो गई और प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया। लेकिन क्या होता अगर टेस्ला सच में सफल हो जाते? तो 19वीं सदी में हमारे पूर्वज बिना किसी समस्या के इलेक्ट्रिक कार चलाते और एलोन मस्क टेस्ला कारों से टेस्ला से पहले अमीर नहीं बनते। इसके अलावा आधुनिक इलेक्ट्रिक कारें बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हैं। वे महंगी हैं और चार्ज करने में समय लगता है और आजकल कुछ ही फास्ट चार्जिंग स्टेशन हैं। वैज्ञानिकों ने अभी तक टेस्ला टॉवर का रहस्य नहीं सुलझाया है, इसलिए वे मैग्नेटाइज्ड कंक्रीट से बनी सड़कों के विकास से परेशान हैं ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों को ड्राइविंग करते समय चार्ज किया जा सके। लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। हालांकि टेस्ला अपनी रचना को सार्वजनिक करना चाहते थे, लेकिन उनके स्पॉन्सर इस बात को लेकर चिंतित थे कि लोगों को ऊर्जा चुराने से कैसे रोका जाए। ऐसा करने के लिए टेस्ला ने ऐसी वेव फ्रीक्वेंसी बनाने की योजना बनाई जो एक कोडेड सीक्वेंस में आएंगी। दूसरे शब्दों में, रिसीवर को कोड पता होना चाहिए ताकि वह अपने रेजोनेटर को सिंक्रोनाइज करके सिग्नल रिसीव कर सके। सिग्नल जैसा कि आपके राउटर पर पासवर्ड के साथ होता है। इसके अलावा टेस्ला ने दावा किया कि उनके आविष्कार की मदद से लोग लंबी दूरी तक वॉइस सिग्नल, अखबार के लेख और यहां तक कि तस्वीरें भी भेज पाएंगे। और इसका मतलब है कि टेस्ला आज के इंटरनेट का प्रोटोटाइप बनाने के करीब पहुंच सकते थे। फिर 1930 के दशक में हॉलीवुड अभिनेत्री सारी मैरिटो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में काम नहीं करती। इसके बजाय वह अपने अमीर फैंस के लिए लाइव जाती, जबकि कलाकार ग्रांट वुड शायद पेंट और कैनवास के बजाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पेंटिंग बनाते। अगर निकोला टेस्ला की योजना काम करती तो हम हमेशा के लिए कई चार्जर और तारों से छुटकारा पा लेते। लेकिन अगर टेस्ला के समय में लोग पहले से ही बिजली के बारे में जानते थे, तो यह जानना कहीं ज्यादा दिलचस्प है कि प्राचीन मिस्र में एक वायरलेस पावर प्लांट का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता था। हाँ, मिस्र के पिरामिडों की खुदाई और रिसर्च के दौरान पुरातत्वविदों को कोई प्राचीन उपकरण नहीं मिला जिसे बिजली की जरूरत हो सकती थी, लेकिन उन्हें मिस्र के शहर डेंडुरा में स्थित हावर मंदिर में कुछ अजीब हायरोग्लिफ्स मिले। कुछ लोग इस ड्राइंग को आधुनिक लाइट बल्ब का एनालॉग मानते हैं। अगर ऐसा है तो पता चलता है कि मिस्र वासियों ने 2250 ईसा पूर्व जितनी जल्दी बिजली का इस्तेमाल किया था। शायद यह वही इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी थी जिसने मिस्र वासियों को बिना ज्यादा इंसानी मेहनत के इतनी बड़ी संरचनाएं बनाने में मदद की।
मान लीजिए कि पिरामिड के रूप में प्राचीन मिस्र के स्टेशन का विनाश नहीं हुआ होता तो हम इसे नहीं मानते। सबसे अमीर देश लग्जमबर्ग होगा, जबकि सबसे ज्यादा बिजली बेचने वाला देश कनाडा नहीं होगा। मिस्र के साथ सबसे एडवांस्ड देश तुर्की, इटली, ग्रेट ब्रिटेन और यूएसए होंगे। आखिर वहां पुराने ग्रेनाइट के ओबेलिस्क पाए गए थे, जिसका मतलब है कि वायरलेस कम्युनिकेशन सबसे पहले वहीं शुरू हुआ होगा। हाँ, रेडियो टावर अब शायद ऐसे दिखते होंगे। शायद पोलो पैलेस, पीसा की झुकी हुई मीनार और एफिल टावर की जगह अब पिरामिड खड़े होंगे। आखिर इटली, भारत और चीन ग्रेनाइट से भरपूर हैं और ये देश पुराने मिस्र जैसे ही पावर प्लांट बनाने का खर्च उठा सकते हैं। अविश्वसनीय लगता है। आपको क्या लगता है कि कॉप्स का ग्रेट पिरामिड असल में क्या है? अपने विचार कमेंट्स में लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपका समर्थन हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है।